दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसलिए की जा रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस तरह से चुनावों में धांधली हुई है, कहीं लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान उस तरफ ना चले जाए, इसीलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने तंग किया ही सोशली इकोनॉमिकली, अब जहां ये इबादत भी करते हैं वो भी हम इमारतें तोड़ेंगे। भाईचारा समाप्त करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। योगी जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, पीडीए के लोगों से घबरा गए हैं और पीडीए के लोगों से इतना घबरा गए हैं कि अब पुलिस बल का सहारा लेकर के वोट को रोकने का काम कर रहे हैं। तो एक बयान सीएम योगी का, उसके बाद आने लगे सियासी बयान। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर है। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी का चेहरा है, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस का चेहरा है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा है, और डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जय श्री राम। प्रदीप जी कैसे आप? अब जी राम जी की दया है। अच्छी बात है, राम जी की दया होनी भी चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, सीएम योगी जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं? बटेंगे कटेंगे के बाद वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश और संभल का डीएनए एक। सीएम योगी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा निकलता है इसका कि किस तरीके से जहां मुस्लिम ज्यादा हो जाते हैं और हिंदुओं का हलासमेंट किया जाता है, घर छोड़ के भागो या बेच के भागो, तो साफ दिखाई देता है। उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। अगर अच्छा, तो यानी आपके मुताबिक हिंदू मुसलमान हो रहा है? देखिए, हिंदू मुसलमान तो पहले से हो रहा है, ये है कि अब सामने खुल के नजर आ रहा है जब से इस मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, चैनलों में, यूट्यूब चैनल दिखाना शुरू करा है। अब कोई आंख मूंद के ना देखना चाहे, ना बोलना चाहे, उसकी कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हो कि बांग्लादेश और संभल का डीएनए एक? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। और आप ये कह रहे हो कि जहां मुसलमानों की आबादी वहां पर ये सब बवाल होगा? संभल के अंदर 70% मुसलमान और बाकी हिंदू कैसे रह गए, अन्य जातियां कैसे रह गई, ये समझ में कहा है। अगर मैं और चलूं देश के अंदर तो केरला से 21% हिंदू रह गए, कहां चला गया? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर बांग्लादेश की बात यानी आप ये कह रहे हो हम खुलकर अब हिंदू मुसलमान करेंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे हिंदू मुसलमान? तो फिर ये विस्तार से समझाइए ना जरा, ये डीएनए वाला मामला क्या है? संभल और बांग्लादेश का डीएनए एक जैसा है, इसका मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल बता देता हूँ आपको। जिस प्रकार से आप मीडिया की रिपोर्ट जो सर्वे करने गई पुरातत्व विभाग की टीम, उसे सर्वे नहीं करने दिया, उन्हें भगा दिया गया।
2017 में भी, 19 में भी उसकी FIR दर्ज है। क्या वो आंखों से दिखता नहीं है? अगर वो जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की है, उसमें अगर मस्जिद के लिए दे दी गई तो कौन होते हैं वो टाइल लगाने वाले, कौन होते हैं सफाई कराने वाले? क्या परमिशन नहीं उन्होंने? और अगर उसका सर्वे हो रहा है, क्या खुदाई कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं? ये जो आज बैठ के जितनी आपने बाइक सुनाई, जितने उपदेश दे रहे हैं, अगर इतिहास पढ़ा होता तो पता लग जाता हुआ क्या था, हरिहर मंदिर का क्या था। नहीं नहीं, इतिहास तो आपने पढ़ा होगा। एक मिनट, आपने तो इतिहास पढ़ा है, इन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने तो पढ़ा है। जितना मैंने पढ़ा है उतना ही बोलूंगा, मैं भी ओवर नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, और आप बोलेंगे नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बात प्रदीप जी, बांग्लादेश और संभल दोनों का डीएनए एक कैसे हो सकता है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो बताइए पत्थरबाजी क्यों करी, सर्वे क्यों नहीं करने दिया? क्या जिनकी मंशा ये हो कि इस हिंदुस्तान की जो पुलिस है वो हिंदू है, जिनकी सोच ये हो कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो हिंदू है, उनकी सोच को आप क्या करोगे? क्या अब तक किसी भी नेता ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि पुलिस भी इंसान है, पुलिस ने पथराव गलत किया, कानून हाथ में लिया? यानी आप ये कह रहे हो ये जो बटेंगे कटेंगे का नया वर्जन आ गया अब? आप वर्जन कहें, कुछ भी कहें, चावला साहब मैं नहीं बोलूंगा। नहीं तो आप तो वही कह रहे हो कि नहीं हम खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे 1 लाख के ऊपर हिंदू बैठा है। ये भारतीय फौज ने रोक रखा, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रोक रखा है। नहीं प्रदीप जी, आप हमारे एक मिनट रुकिए। आपने अभी जो विस्तार से समझाया, जितनी बात मैं समझ पाया, आपका कहने का मतलब यह है कि संभल में करीब 77% मुसलमान हैं, ठीक, और 22% हिंदू हैं, तो इसलिए वहां पर अत्याचार हो रहा है। आपने इसलिए बांग्लादेश और संभल को मिला दिया। अब चावला जी, आप किसी चीज को बार बार कहलवाना या पूछवाना चाहते हैं तो मैं कितनी बार फिर बोल दूं दोबारा? अगर कहे तो आप थोड़ा क्लियर बोलने लगूंगा, कहे तो आप सुनना चाहते हैं? हाँ, विस्तार से बताइए ना, आप बता रहे हैं तो खुलकर बताइए। बिल्कुल, मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से कैराना क्यों हिंदू विलुप्त हो गया और मिनिमम क्यों हिंदू रह गए? हाँ, क्यों लोगों को मकान बेच के खाली करके जाना पड़ा? क्यों मूवी बनानी पड़ी किसी डायरेक्टर को फिर पलायन का? तो आपको लग रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक, क्योंकि आपके बीजेपी नेता नहीं बोल रहे जो बात आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन एक बात, क्या इन सब बातों से ये विषय और गंभीर नहीं होगा? क्या इससे आपसी द्वेष नहीं पैदा होगा? क्या हिंदू मुसलमान के भाईचारे का जिक्र जो आप करते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास टाइप का, तो फिर उस पर चोट नहीं पहुंचेगी? सिर्फ एक मिनट दीजिए, केवल एक मिनट। आपने वाकई में सही कहा, आपने द्वेष नहीं फैलेगा। जब कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया तब द्वेष नहीं फैला। जब कांग्रेस की सरकार ने मंदिरों पर टैक्स लगाया, मंदिरों को अपने कंट्रोल में लिया और मस्जिदों को नहीं लिया, तब द्वेष नहीं फैला। अगर भारत का हिंदू शांत प्रिय है तो मतलब वो देश हो गया। हिंदू अपना अधिकार नहीं मांग सकता। जिन मुगलों ने मंदिर तोड़ के, धार्मिक स्थल जन्मस्थली तोड़ के हिंदुओं की अपनी चीजों को बांट लिया, तो गंगा जमनी तहजीब हमें सिखाने लगे। उनके लिए कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है, सारी गंगा जमनी तहजीब हिंदुओं के लिए बनी है। ये सिर्फ संविधान बीजेपी के नेता बीजेपी आप ही के मुताबिक आप ये कह रहे हो कि आप हिंदू मुसलमान करो, फिर संविधान की शपथ क्यों? हमने कब मुसलमान बोला साहब? नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि जहां मुसलमानों की आबादी होगी वहां हिंदुओं की संख्या कम होगी, तो वहां यही होगा। क्यों विलुप्त हो गए? किस नहीं हो रहे? आज हिंदुस्तान की जेलों में 90% मुसलमान। आप ही के मुताबिक 100 बातों की एक बात की, अगर आपकी केंद्र में एक मिनट केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार, तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके मुताबिक? आप क्राइम का क्या करो, क्रिमिनल क्या करोगे? क्या हर पुलिस वाला आप घर में बैठा दोगे आप? केरला के अंदर सरकार किसी और से, वहां पे 21% कैसे रहेगा? नहीं, तो आपके मुताबिक आप ही तो कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। भाई समझिए, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय ज्यादा वहां सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जहां मुस्लिम समुदाय ज्यादा होगा वहां सुरक्षित नहीं। ओके संदीप त्रिपाठी, अब एक मिनट प्रदीप जी, आपकी बात आ गई ना? एक मिनट, आज संभल के अंदर हिंदू स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं कैमरे के ऊपर कि बाद में क्या होगा हमारा, और इससे बड़ी क्या बात बोलूं आपको मैं? एक मिनट
संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट। प्रदीप जी, आपने बता दिया सर, इतना बता दिया आपने जो कोई बीजेपी नेता नहीं बता पाया जितना आज आपने बता दिया। एक मिनट रुक जाइए। संदीप जी, समझ में आया? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ना ये डीएनए वाला मामला क्या है? पूरा विस्तार से एक्सप्लेन किया है प्रदीप जी ने, समझ में आ गया? अब तो संभल नहीं जाओगे? त्रिपाठी जी, आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए प्लीज। बिल्कुल सर, समझ में आया। और सर, इस देश में जब बाबर आया तो उसको सब किसी ने बुलाया था, वो हिंदू राजा था और उसके भी संतानें हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज दूसरे का डीएनए चेक करा रहे हैं उनको अपने डीएनए चेक करा लेना चाहिए। कहीं जयचंद की औलाद तो नहीं है, कहीं मानसिंह की औलाद तो नहीं है जिसने मुगलों से रिश्तेदारी निभाई, कहीं जो है वो जो जिसने बाबर को बुलाया था, क्योंकि बाबर का युद्ध तो इब्राहिम लोदी से हुआ था, मुस्लिम लड़े थे। पहले बाबर को बुलाया था, बाबर आ गए गद्दारों की, यही नहीं पता बाबर को बुलाया था, यही कथा औरंगजेब का आया था, यही नहीं पता आ गई मानसिंह गाने चले। त्रिपाठी जी, एक मिनट रुकिए। प्रदीप जी एक मिनट। मानसिंह की औलादे आ गई सर। एक मिनट, ये डीएनए वाले मसले पर जो सियासत हो रही है, एक मिनट, आपको लगता है ये ना जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या वो चिंता का विषय नहीं है त्रिपाठी जी? सर बिल्कुल है, हमने उसका विषय उठाया सर। अभी कल ही टीएमसी के जो है एक नेता ने सदन में इस बात को उठाया। भारतीय जनता पार्टी अरे जो 56 इंची सीने वाले हिंदू हृदय सम्राट फर्जी हिंदू हृदय सम्राट बनकर 2014 में आए, तो वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो मुझे जवान क्यों नहीं फूट रही है? आप तो छोटे छोटे मसलों पर किसी की अंगुली टूट जाए तो ट्वीट कर देते हो। हीरोइन के अडानी का जो है वो लड़के की शादी हो तो ट्वीट कर देते हो। हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, तुम्हारे मुझे जवान नहीं फूट रही है? शर्म आनी चाहिए। आज मैं तो कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री तो एक डेलीगेशन सत्ता पक्ष और विपक्ष का बांग्लादेश जाने की मांग भी तो कर सकता है। जैसे आप लोग संभल जाने की जिद कर रहे थे कि नहीं हमें आज ही जाना है और अभी जाना है, किसी हाल में भी जाना है, जबकि मालूम है कि नहीं जा पाओगे लेकिन फिर भी जाना है, तो बांग्लादेश जाने की भी मांग कर सकते हो कि नहीं? सर हमारे यहाँ का एक दल है जनसत्ता दल। उस जनसत्ता दल ने बांग्लादेश के दूतावास पर प्रदर्शन किया, इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। भाई आप क्यों जाने आने की बात कर रहे हो? उनका दूत राजदूत उसको बुलाओ। आज तक तलब किया क्या किसी ने? मुझे बताइए, किसी ने तलब करके अपनी आपत्ति अब तक जाहिर की हो तो मुझे बताइए। ये संभल वाली घटना को लेकर अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई अब बांग्लादेश नहीं, एक मिनट, संभल वाली घटना को लेकर ना एक त्रिपाठी, संभल वाली घटना को लेकर जो ये कह रहे हैं, तो आप वहां जाना क्यों चाह रहे हैं? किन से मुलाकात करेंगे आप? वो कौन है? सर हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, संभलवासी हो सकते हैं, जो भी अकलियत है सबसे मिलेंगे। ऐसा आपने खुद तो प्लान किया होगा ना, किससे जाकर मिलेंगे? हम तो कह रहे हैं कि सबसे मिलेंगे। नहीं, सबसे ऐसे थोड़ी कि खुला दरबार है जिससे आज उसकी किसी से तो मिलोगे ना जाके। लोग तो किसी से भी मिल सकते हैं, क्या इतनी आजादी नहीं? त्रिपाठी जी आप घुमा रहे हो ना, एक मिनट रुकिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद का दिल पसीजा, उन्होंने कहा कि वो जो पत्थरबाज थे उनसे मुलाकात करने जाना है मुझे, और वो जो बाहर निकले कह रहे थे कि नहीं मैं तो इन बेचारों को देख के मेरे से तो रहा नहीं गया, मेरे आंसू आ गए। तो उनसे भी मिलने जाओगे या फिर जो वाकई में वो कौन थे, किससे मिलोगे? सर पत्थरबाज है कि नहीं है इसके लिए हमारी कोर्ट बनी हुई है, वो निर्णय करेगी। आपने आरोप लगाया, मुकदमा लिखा, कोर्ट में वो जो तो मतलब पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी, मतलब पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी त्रिपाठी जी? अब सर फिर गोली किसने मारी 5 लोगों को? आज बता दिया क्या किसी ने? तो वो कौन? उनको शहीद घोषित कर दिया जाए। 5 लोग मरे हैं ना, उनको शहीद घोषित कर दिया जाए जिनको आप मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? शहीद मतलब ऐसे हलवा है? त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनको शहीद घोषित कर दिया जाए बिना जांच के। आप मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं उनको? बिना जांच के मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं, और रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि आपको सदन में मुद्दा उठाना चाहिए और आप जा रहे हैं वहां पर।
सर हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी अपने निजी कोष से अगर उनको दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी अगर राम गोपाल, एक बड़ी मजेदार वाकया और मैं बता देता, आज अब की वर्ष आप अपने पीसीआर से बोलिए, गूगल करा लीजिए, अब की वर्ष 10 भाजपा नेताओं की हत्या हुई है इसी उत्तर प्रदेश में। आज तक कोई भाजपा का नेता मिलने नहीं गया, 1 रुपए कंपनसेशन नहीं दिया, लेकिन वही राम गोपाल जो दंगे का आरोपी है, भले उसकी मृत्यु हो गई, वो भाजपा के नेता ने कहा, एक विधायक ने मुकदमा दर्ज कराया, उसको आप 10 लाख देंगे, लेकिन आपके भाजपा नेता की हत्या हो जाएगी, 10-10 गोली मार दी जाएगी, पीट कर मार दिया जाएगा, उसको आप 10 रुपए नहीं देते हो। क्या है, आप हिंदू बचाने आते हो या आपको सिर्फ वोट की राजनीति करनी? नहीं तो आप भी तो जाकर मिल सकते थे सर। ये गंभीर, आप ये संभल में जो पत्थर फेंक रहे थे वो कश्मीर थोड़ी ना है साहब, हत्या हो जाए कश्मीर थोड़ी ना, कश्मीर में भी तो इलाज हुआ ना कि नहीं हुआ? सरकार भाजपा की क्या इलाज हुआ सर? क्या इलाज हुआ? कश्मीर में इलाज नहीं हुआ? ये क्या हुआ? कश्मीर में इलाज नहीं हुआ जो पत्थर फेंकते थे? राहुल गांधी जी का सर, राजनाथ जी का एक बयान बता देता हूं। उसने कहा ये बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, एयरलिफ्ट कराया, हमारे सैनिकों को एयरलिफ्ट नहीं करा पाए, वो डिमांड कर रहे थे और उनको एयरलिफ्ट करा के भेजा गया। 5000 लोग थे, त्रिपाठी हम सैनिकों की त्रिपाठी, पुलवामा में शहादत आप देनी थी विषय इनको। भटका रहे हैं। एक मिनट धर्मेंद्र जी, बहुत देर से वेट कर, एक मिनट डॉक्टर साहब के पास भी नहीं गया, एक मिनट। धर्मेंद्र जी, डीएनए टेस्ट आप भी करवाने के लिए तैयार हैं, वजह? नहीं, बिल्कुल, हमें थोड़ा समय दीजिएगा जी। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में जो भी विध्वंसक लोग रहे हैं, जो समाज को तोड़ने वाले रहे, नफरत फैलाने वाले जितने लोग रहे हैं, उनका सबका डीएनए आज जो नफरत फैला रहे विध्वंस के जो ठेकेदार बने उनसे सबसे मिलता है। इसीलिए बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कभी कांग्रेस पार्टी पे अंग्रेजों का डीएनए होने की बात करते हैं, कभी रावण का डीएनए खोजते हैं और कभी आज का बयान आप जो उनका डीएनए का ताजा देख लीजिए। तो जो डीएनए का मतलब ही नहीं जानते, जिनका डीएनए विध्वंसकारियों से मिला हुआ, जिनका डीएनए समाज को तोड़ने वालों से मिला है, समाज में नफरत फैलाने वालों से मिला, वो दूसरों की डीएनए की बात लगातार करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, बांग्लादेश की आप बात कर रहे थे। बांग्लादेश में देश की सरकार किसकी है? आप एक सरकार को देखिए जिसने बांग्लादेश का निर्माण कराया, इसी देश की सरकार थी। और ये जो 56 इंची सीना लगातार जो है जनादेश से बैठी हुई है, वो बांग्लादेश का नाम आपके मुंह से, तिलक जी मैं चैलेंज देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से एक बार भी बांग्लादेश का नाम सुना हो तो हमें बताएं। इतनी घटना हो रही है, जिनको बड़ी चिंता है, भारतीय जनता पार्टी सड़कों प्रदर्शन कर रही है। नहीं, मैंने नहीं सुना, आप सही कह रहे हो, लेकिन एक मिनट धर्मेंद्र जी आपकी बात आप बोलिए, कोई दिक्कत ये पूरा हो जाए, नहीं आप पूरी बात रखिए। लेकिन मैंने माननीय अखिलेश यादव जी सदन में बोल रहे थे संबल को लेकर, उन पत्थरबाजों को लेकर भी कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस पर मैं बता रहा हूँ, अब मैं संबल पढ़ा रहा हूँ, बांग्लादेश पूरा हो जाएगी। अच्छा, फिर बांग्लादेश का नाम प्रधानमंत्री जी, इसलिए हाँ श्योर, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, कुछ हमको कुछ छुपाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कवर अप नहीं करना है कि जो उन्होंने अपराध किया है, जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वो दंगा वो कराया है, पुलिस वर्सेज स्थानीय लोगों पे गोली चलाई है, उसको कवर अप करने के लिए लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं, हमें कुछ छुपाना नहीं है। नहीं ठीक है, मासूम लोगों पर उन्होंने गोली चला दी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सुनिए, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जी के मुंह से इसलिए नाम नहीं निकल रहा बांग्लादेश का ABCD, क्योंकि उनके दोस्त अडानी जी की 20,000 मेगावाट बिजली देते हैं बांग्लादेश, उनका पैसा फंसा हुआ है, उनका व्यापार है, इन्होंने कराया है डर के मारा कि हमारे साथी का, इनके दोस्त का पैसा न फंस जाए, इसलिए बांग्लादेश का बात हो रहा, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। आप संबल में पत्थरबाजों का बात तो बोल सकते हैं ना। दूसरी बात, बांग्लादेश में मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बांग्लादेश में संभल में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ, संभल में 19 तारीख को एक सिविल सूट होता है, कहिए वही कहानी बार बार ले आऊं, बिना दूसरे पक्ष को सुने आर्डर पास हो जाता है। और सुनिए, उसी लोकसभा में एक्स पार्टी ऑर्डर पहले नहीं होते थे? नहीं, एक पार्टी ऑर्डर होता है, टाइम दिया जाता है, 15 दिन में वो जो है अगला जाके अगले कोर्ट में या दोबारा रिवीजन दायर करते हैं। अच्छा, नहीं मेरे को ज्ञान नहीं था, आप ज्ञान दे रहे हो, लेकिन संभल का पा क्यों नहीं बोला? पत्थरबाजी, तिलक जी पूरी बात पहले समझ लीजिए, मैं बिल्कुल उस पर बताऊंगा। पत्थरबाजी हो, कोई भी गैर कानूनी काम हो, जो भी करे उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से संभल में पुलिस वर्सेज स्थानीय नागरिकों के ऊपर गोली चलाई और प्रोवोक करके उनसे आप ये कह रहे हो मासूम लोग थे जो मारे गए? दोषी है, हाँ बिल्कुल, वो उसमें तमाम बच्चे मारे गए हैं, गरीब परिवारों के हैं, मासूम मारे गए हैं। और जो पुलिस वाले घायल हुए सर, उनके बारे में कुछ सोचा आपने? बिल्कुल सोच रहे हैं, पुलिस वाले उनके बारे में आपको तरस आया कि नहीं ये तो गलत हुआ?
इनके ऊपर अरे ऐसे पत्थर आप उठाने गोलियां के- चला रहे थे। आपको देखिए पुलिस वालों का एक वीडियो नहीं दिखाएंगे जिसको चोट लगते हुए पब्लिक ने मारा हो, लेकिन किस तरह से फायरिंग कर रही थी पुलिस। हम ये कह रहे हैं उसके पीछे का ये देखिए। अभी तिलक जी से हमारी बात हो रही है, तिलक जी हमको धक्का दे दे, हम पुश कर दे, तिलक जी चोट लग जाए, तो वो ठीक है कि हमारी गलती में पुश कर दूं, मुझे अधिकार नहीं है। ओहो, लेकिन जो तिलक जी तो ने पहले ये शुरुआत की, उस पर कारतूस भी है, बात वो होनी चाहिए। भी उस पर बात मासूमियत होनी की चाहिए। निशानी है। अब वो मैं क्या कारतूस कह रहा हूं, पाकिस्तान देखिए, वाले दिखाई दे रहे हैं, मेड इन दो पाकिस्तान। बातें हैं, हमारी बात सुनिए। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, ठीक। पाकिस्तान के वेपन ठीक। यहाँ बराबर बरामद हो रहे हैं, इनकी तो वजह से आ सरकार गया। को इस्तीफा तो देना गोली मार चाहिए। दोगे? तो गोली मार दोगे? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, गोली किसने चलाई? गोली केवल पुलिस ने चलाई है, और वो पुलिस के वेपन्स की गोली है। अब यह सवाल यही तो है जो ग्राउंड जीरो तो यानी धर्मेंद्र जी, यानी आप ये कह रहे हो कि आप बिना जांच के आप एक मुआवजे का ऐलान कर देते हैं कि 5 लाख हमारी तरफ से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बिना जांच के। गए जो परिवारों के मासूम बच्चों जिनकी जान गई है उनको 5 लाख देने तो परिवार बचेगा, उसमें किसी घटना को बढ़ावा देने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिषेक, एक मिनट आ रहा हूं सर, एक मिनट, एक एक करके। डॉक्टर अभिषेक, तो अब संभल की लड़ाई डीएनए पर आई, और धर्मेंद्र जी कह रहे हैं वो तो मासूम है, जिन्होंने जो जिनको जेल में बंद किया गया वो सारे मासूम हैं। उन्होंने कुछ ऐसे जेल में बंद सारे लोग मासूम नहीं कहा, पत्थरबाजी किसी ने की तो गलत किया, गैर कानूनी काम। लेकिन आप बताइए अगर मासूमों की बात नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस नकाबपोश बन के भी वहां गई थी। मेरी बात सुनिए, आप बता दो कि नकाबपोश थे वहां। जेल में जो उत्पीड़न हुआ, आगे क्यों जेलर को सस्पेंड कर दिया? एक मिनट डॉक्टर अभिषेक, गैर कानूनी है? डॉक्टर अभिषेक, एक मिनट, किसी से मिल नहीं सकता। नहीं, सदन में अगर आप पत्थरबाजों नकाबपोशों को लेकर भी बोलते ना सर, मैं आपके साथ खड़ा होता, लेकिन आपने पत्थरबाजों का पा नहीं बोला। सवाल ये है कि चावला साहब, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। धर्मेंद्र जी से मैं गुजारिश करूंगा कि औरों को भी बोलने का थोड़ा सा मौका दें, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज। पूरा बोलें सर, पूरा बोलें। देखिए ऐसा है, इतिहास जो है हो सकता है आप उसको भूल जाएं, पर 2013 ज्यादा पुराना नहीं गया है। मैं मास्टर्स कर रहा था, यूरोप में था। उस समय मेरे खिलाफ जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो सपा की सरकार में मेरे को दंगाई दिखाते हुए मुकदमा दर्ज हो गया था। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई, हकीकत, सरकार कैसे काम करती है, आप लोगों की सत्ता में कैसे काम होता था। हम तो पढ़े लिखे लोग थे, हम तो पत्थर नहीं फेंक रहे थे, हम तो यहाँ थे भी नहीं। चलिए मैं अपनी छोड़ता हूं, नॉर्मल लोगों पे आते हैं। आप ये देखिए उस समय जो मुआवजा बांटा गया, 90 करोड़। मेरे पास 50 अखबार की कटिंग्स हैं, आप कहें मैं आपको भेज दूंगा। एक ही धर्म के लोगों को, एक ही धर्म के लोगों को मुआवजा बांटा गया कोर्ट के आदेश पर, फिर उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट हुआ। उसके बाद यही तो मैं कह रहा हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमें कितना गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार जो विक्टिम अगर आप मैं देखिए धर्मेंद्र जी, जब तक आप बोले मैं नहीं बोला आपसे, मैं दोबारा क्षमा चाहूंगा, मैं छोटा भाई हूं, हम अज्ञानी हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं, पर आपसे 2 मिनट मांगे। देखिए जब सरकार सत्ता में आप थे तो आप क्या कर रहे, और अब जो सरकार है जो कर रही है, क्या पुलिस वालों के भाई बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं होता? क्या पुलिस वाले उन पत्थर वालों का पत्थर खाए और मर जाए? मेरे को याद है हमारे यहाँ मंजिल सैनी एसपी हुआ करती थी, डीएम होते थे सुरेंद्र सिंह, दोनों को रात के 12 बजे आपके प्रिय अखिलेश जी ने सस्पेंड कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो न्याय कर रहे थे। आज की तारीख में न्याय हो रहा है, परंतु मैं अभी भी बीजेपी की ये सरकार के बड़े खिलाफ हूं। मैं इस बीजेपी के खिलाफ, इस सरकार को कटघरे में खड़ा करता हूं। ये क्यों नहीं बराबरी कर रहे कांग्रेस की, ये क्यों नहीं बराबरी कर रहे सपा की, क्यों नहीं कर रहे? मेरे को समझ नहीं आता। जब उन्होंने प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश कर रखा है पहले से कि कैसे आपको बिहेव करना है, तो उठाइए, जेल में डालिए मगर जबरदस्ती मुकदमे करने दीजिए इनको, बेकार की बातें। पर ये सरकार ऐसा नहीं कर रही, अफसोस।
मैं इस देश का एक नागरिक, लेकिन मैं आपने किसी देखा पार्टी नहीं से कि एक ताल्लुक नहीं। सांसद गए, वो बेचारे वो पुलिस और जेलर भी नप गए कि खामा आप ऐसे बिना इजाजत के कैसे घुस गए, और वो कह रहे कि नहीं मेरा तो हृदय जो है बिल्कुल जो है इनको देखकर रोना आ गया मुझे। नहीं, ये कह रहे कि हम सर्वे भी नहीं होने देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप आंखें भी मत खोलो, आप आंखें बंद रखो, ये कह रहे हैं। ये सरकार को कह रहे हैं, कोर्ट को कह रहे हैं। अगर कोर्ट आदेश करता है कि आंखें खोलो प्रशासन और जाके वहां देखो वहां क्या है, सच्चाई बताओ, बस इतना नहीं, कहा। अगर विपक्ष चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डॉक्टर अभिषेक? ये खुद भी तो जा सकते हैं, ये जाएं, विपक्ष जाए साथ में, करवाए वीडियोग्राफी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी संभल में विपक्ष चला जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जाना चाहिए इन्हें, हाँ? परंतु जाना चाहिए दोनों तरफ। वो ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका एक एजेंडा है। ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, हाँ। काश ये इंडिया में भी होता। मैं चाहता हूं अभिषेक जी जो भारतीय जनता पार्टी तरह का मोस्टर, जिस तरह का मोस्टर ये आरएसएस को कहते हैं, नरेंद्र जी क्या कह रहे हैं? जिस तरह का मोस्टर ये योगी जी को, मोदी जी को कहते हैं, पढ़े लिखे लोग मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसके 10% ये हो जाए। एक मिनट डॉक्टर अभिषेक बोलिए। धर्मेंद्र जी। नहीं, डॉक्टर अभिषेक जी जो बाहर से पढ़ के आए हैं, ये इनको देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टूल गैंग किंग के मेंबर हो गए हैं, इनकी बात से आप समझ सकते हैं किस तरह से मैं छोटे से गांव का बच्चा हूँ जी, थोड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करी है, 40 करोड़ क्षमा चाहूंगा धर्मेंद्र जी, आप मेरे पे पर्सनल अटैक न करें। मैं बाहर से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं अपना एजेंडा बता दिया कि मैं देश को धर्मेंद्र जी, ये वो लोग हैं। मेरी एक मिनट डॉक्टर अभिषेक, अच्छा एक मिनट धर्मेंद्र जी, यानी डॉक्टर अभिषेक ने ये झूठ बोला कि मुजफ्फरनगर में एक ही पक्ष को मुआवजे का ऐलान किया था, ये झूठ था। सुनिए तो ये भी झूठ बोला उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई ये जो है मुआवजा दोनों तरफ देना चाहिए। और ये भी जी मेरी बात सुनिए, कोई आपकी सरकार 10 साल से कोई गैर कानूनी काम हुआ तो क्यों नहीं आप उसकी वसूली करते, क्यों नहीं करते जांच करा के? आप गलत चीजों पर मत जाइए। मुजफ्फरनगर वाला झूठ बोला ना, डॉक्टर अभिषेक ने झूठ बोला। देखिए हमारी बात सुनिए, उस वहां का काम जिला प्रशासन ने किया, किसको मुआवजा देना जो विस्थापित। अच्छा, मतलब आपकी सरकार को मालूम ही नहीं चला। अरे सुनिए तो, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। जिस जाति आपके पास त्रिपाठी जी, मेरा आपसे केवल छोटा सा सवाल है, बड़े भाई मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। एक छोटा सा पढ़ा लिखा बच्चा एक गांव का, अगर वो पढ़ के आपको सवाल पूछ ले तो आप उसको पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं। मेरा फिर से आपसे यही सवाल है कि आपको अगर आने दिया जाए संभल, क्या आप हिंदुओं के घर जाएंगे? क्या राहुल गांधी त्रिपाठी हिंदुओं के घर जाएंगे? कह रहे नहीं, वो मासूमों के पास गए थे, अब उसके अलावा अब देखेंगे 10 तारीख के बाद। त्रिपाठी जी वो ये कह रहे कि हिंदुओं के घर भी जाओगे या फिर वहीं पर ही अखलाक टाइप का मामला? जल्दी से फिर प्रदीप जी आ रहा हूं। जो भी पीड़ित हैं उनके यहाँ बिल्कुल जाएंगे, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और अभिषेक जी बताना चाहता हूं कि अगर वो बता रहे हैं कि वो छोटे से गांव से आते हैं और अपनी मेहनत से वो आगे गए हैं, भैया हम लोग लखीमपुर भी गए थे। जी का पहला आंदोलन भट्टा परसौल किसानों के लिए हुआ था। किसानों के लिए राहुल जी ने अपनी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ एक आंदोलन किया। और मैं बताता हूँ, हाथरस में कोई मुस्लिम का मामला नहीं था, वहां भी वो गए थे। और मैं बताता हूँ, कुलदीप सेंगर, मुन्नाव जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, बलात्कारी विधायक था भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ में भी हमने लड़ाई लड़ी। तो आप ये कहना आपका आशय अगर है तो उसको, उस भ्रम को मैं आपको तो आपके भ्रम को तोड़ देना चाहता हूँ। डॉक्टर अभिषेक जल्दी से। अगर राहुल गांधी अपनी सरकार का बनाया हुआ कृषि भूमि अधिग्रहण कानून फाड़ के फेंक दें, इससे ये समझ नहीं आता कि वो किसानों के फेवर के हैं। उन्होंने वो कानून बनने क्यों दिया? और फिर आंदोलन बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं भूमि अधिग्रहण कानून की बात कर रहा हूँ, किसानों के लिए वो लड़े। भट्टा परसौल के किसानों के लिए आपने नहीं लड़े, आपने केवल राजनीतिक फायदा
असली लड़ाई अगर आपको लड़नी थी, आप सत्ता में थे तो आपको कानून सही बनाना था। आप अपने प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर तमाचा मार रहे हैं। भाई नागपुर में ये बता रहा भी देख गया था। अरे आप उसको इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, या तो आप उसको प्राइम मिनिस्टर ही ना बनाते। क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस आदमी को आप प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? झूठ पकड़ा गया, झूठे हो। राहुल गांधी ने अगर किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है और वो उस काम में कामयाब नहीं है, तो राहुल गांधी को उसको घर पे बैठा के डांटना चाहिए। वो मीडिया के सामने आके ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं? झूठ बोलोगे उन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कानून फाड़े। उन्होंने जो सरदार मनमोहन सिंह, जो दुनिया के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा बनाए हुए कानूनों को। त्रिपाठी जी एक मिनट त्रिपाठी जी फैक्ट कुछ इधर उधर हो गया, वो बात ठीक है। वो कहना ये चाह रहे थे बिल तो फाड़ा ना, छोड़िए उस बात को। अब मैं कह रहा हूं, ये जानना चाह रहा था आपसे कि वो जो राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि भाई संबल चर्चा सदन में होनी चाहिए थी, आप जा रहे हो संबल सदन में मुद्दा उठाया नहीं। सर इंडिया गठबंधन के एक दल ने उठाया ना सर, इंडिया गठबंधन के एक दल ने मतलब सपा ने उठाया ना। नहीं तो आप तो सदन में नहीं उठाओगे नेता प्रतिपक्ष हो। नहीं, ये बताइए क्या वो नहीं है क्या? वो भी उनके 35 सांसद हैं, हमारे घटक दल है हमारे। तो आप नहीं वो ये कह रहे हैं लोग लड़ा रहे हैं। राम गोपाल जी की बात है, राम गोपाल जी के 10 ऐसे बयान है जिसपे अखिलेश जी ने कहा कि उनकी निजी राय है। अरे ये भी निजी राय है, धर्मेंद्र जी निजी राय, ऐसा क्यों? मतलब निजी राय अगर नहीं, अगर वो जा रहे हैं संबल जाना चाह रहे तो आप लोगों को चिढ़ क्यों मचती है अगर वो मुसलमानों से मिलेंगे भी तो? थोड़ा सा मैं अपनी बात अगर त्रिपाठी जी आप को बोल रहा, एक मिनट धर्मेंद्र जी क्लियर करना चाह रहे हैं ना कि राम गोपाल यादव जी ने ऐसा क्यों कहा? तबियत भी ठीक नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ सर, मजबूरी में तबियत भी मेरी ठीक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आ जाने दीजिए सर। अभी अभिषेक जी ने 2-3 बातें की। कांग्रेस ने एग्जाम्पल सेट किया, 18 राज्यों में हमने अधिनियम लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी से एक राज्य में गोरक्षा अधिनियम लागू करके दिखा दे जानू में। इन्होंने जो भी इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की, अब कह रहे हैं 5-7 बच्चे पैदा करो आरएसएस वाले। मतलब पहले कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। त्रिपाठी जी उसके बाद रुकिए ना, मैं जरा वो बात क्लियर कर लूं। त्रिपाठी जी आप ही के पास आ रहा हूं, एक मिनट तो रुकिए सर। एक हिंदू का काम किया है बताइए 10 साल में सर, हिंदुओं के नाम पर। सर मैं जानता हूं आप हिंदू के सम्राट है, रुक जाइए एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट तो रुकिए। सनातनी है सर, कोई फर्जी और समाजी थोड़ी ना है सर। मुझे मालूम है कि आप कौन से, हाँ एक मिनट धर्मेंद्र जी, मुझे मालूम है आप अयोध्या जाने की जिद है आपकी, इस बार हनुमानगढ़ी से यूटर्न नहीं लेंगे, मुझे पूरा मालूम है। हाँ एक मिनट धर्मेंद्र जी, अगर ये मिल भी लेंगे, अगर ये संभल जाकर मुसलमानों से मिल भी लेंगे तो आपको इस बात की चिढ़ क्यों मचती है? राम गोपाल यादव क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? चिढ़ जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों में है। देखिए उस दिन जो हुआ, हमने समय मांग रखा था उस पर चर्चा के लिए। जब स्पीकर से चर्चा मिली उस दिन कांग्रेस के लोग जो है संभल यात्रा पे थे, सदन में थे नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ही उठाई, लोकसभा में राज्यसभा में। इसमें कोई डिस्प्यूट हमारे तरफ था नहीं, न इस तरह किसी तरह विवाद हुआ। मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, कहा हमने सदन में उठाया, जब कांग्रेस का कोई था ही नहीं तो उठाता। अच्छा आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जनता पार्टी अगर साथ में चले जाते क्यों ज्यादा अच्छा नहीं होता? साथ में भी जाएंगे, अभी तो अकेले जाने में भारतीय जनता पार्टी। देखिए क्या राज्य है ये, कहते हैं हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है। इनके कानून व्यवस्था के राज में जेल में, न्यायालय में, पेशी पर, अस्पताल में हत्याएं हो रही हैं। और तो आप बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। धर्मेंद्र जी बता रहा हूँ। नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश और राहुल इकट्ठे चले जाते तो क्या दिक्कत थी? जाना तो एक ही जगह था संभल, ये भी नहीं कि ट्रेन की टिकट कटवानी थी। आप देखिए उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परेशान क्यों रहा हूं? मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। सुनिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाह रहे, साइकिल पे बैठ के ले जाइए, क्या दिक्कत है? जाना तो एक ही जगह पर है। हाँ ठीक बात आपकी, हमारी बात सुनिए। अभी तो सरकार के लिए डूब मचने वाली स्थिति है कि वहां के स्थानीय MP MLA नेता प्रतिपक्ष, जो देश के नेता प्रतिपक्ष है, नेता तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके जाने से इतना डरे हुए हैं कि उनको जाने नहीं देना चाहते। एक थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था तो सारे नेताओं का पॉलिटिकल टूरिज्म करवाया था आपने?
करवाया था? लक्ष्मीकांत वाजपेयी गए थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी गए थे और दलबल के साथ गए थे। मैं 1 मिनट त्रिपाठी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं तब किन किन नेताओं का पॉलिटिकल टूरिज्म हुआ था वहां? बताए तो सर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भाजपा पूरी बात बता दूं त्रिपाठी जी, नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। आपके सबसे बड़ा नेता भी मैडम भी गई थी और सिर्फ वो एक ही कैंप में गई थी, एक ही कैंप में, जो सर मालूम है त्रिपाठी जी? जो समय जो जब एक ही कैंप है तो सर बिल्कुल एक कैंप नहीं था, वहां 2 कैंप थे, वहां 2 कैंप थे। त्रिपाठी जी मुझे सिर्फ एक उत्तर दीजिए, आप एक उत्तर दीजिए, आप 10 तारीख के बाद भी जाएंगे संभल? बिल्कुल जाएंगे सर, 10 के बाद भी जाएंगे हम सर, वो लोग हैं। हाँ, किससे मुलाकात करेंगे? मुजफ्फरनगर के बात बता दूं आपने, मुजफ्फरनगर का उस दंगे के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को कोर्ट ने सजा दी की है, विक्रम सैनी नाम है उनका, कोर्ट ने सजा की है, किसी सरकार ने नहीं। आप समझिए, अभी जो अभिषेक जी बात कर रहे थे तो वहां पर तो कोर्ट ने बताया कि ये लोग दंगे किए, हुआ नहीं, ये लोग किए, कराए, वो प्रूफ हुआ, उसमें एक लोग की जो है विधायकी चली गई, 2 साल की सजा हुई, भाजपा के विधायक विक्रम सैनी, और आप इस बात का कंपैरिजन कर रहे हो। आप में क्षमता है, किसी नेता पर आरोप लगा रहे हो, आप उसके ऊपर FIR लिखिए, चार्जशीट दाखिल कर, सबूत दीजिए उसकी, अब ऐसे उनको सजा हुई है तो उनको होगी। लेकिन आप आरोप लगाओगे और आज तक आपने एक आरोपों पर चार्जशीट दाखिल कर उनको सजा नहीं कराई है, मतलब आप क्या समझते हैं? अब दूसरी बात, अब आते हैं, आपने जो संभल की बात बार बार कर रहे हैं कि जाएंगे किससे मिलेंगे। सर जो भी पीड़ित होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी संभल वासी होंगे, हम जाएंगे, वहां के हालात जो भी होंगे, हम LOP है राहुल जी, वो सदन में कर बताएंगे सदन को कि वहां की स्थिति ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तो नहीं जा रहा है। भाई आप हालात का जायजा ही लेने चले जाइए ना, आप हिंदुओं के लिए 22% हिंदुओं के लिए चले जाइए। ठीक अगर है, आपको आपकी बात आ गई। प्रदीप जी रहेंगे 1 मिनट, डॉक्टर साहब आऊं मैं आपके पास 1 मिनट। अब 1 मिनट मैं ये जानना चाह रहा था प्रदीप जी, अगर चले भी जाएंगे तो दिक्कत क्या है? अगर राहुल गांधी जाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आप उदाहरण के तौर पर जो बात त्रिपाठी जी ने कही, भट्टा पारसोल, मंदसौर, हाथरस, गुवाहाटी, मणिपुर, शंभू बॉर्डर और अब संभल, हो सकता है एक आध जगह छूट गई हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर जाते हैं, आप उनको रास्ते में रोक लेते हो, क्यों? सबसे पहले अगर भट्टा पारसोल की बात है, सबसे पहले मुझे उम्मीद है शायद मैं किसी का बीच में नहीं बोला हूं, सब सुनेंगे। सबसे पहले छोटे संजीव जी को कहना चाहूंगा, संजीव जी हम आप ही चैनल में बैठे हुए थे और विषय भी चल रहा था प्रभु श्री राम को लेकर ऊपर, और मैंने कही थी कि आप एक सांसद ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बोला था और आपने चैलेंज करा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा तो कभी टीवी पे दिखाई नहीं दूंगा। बिल्कुल छोड़ दूंगा, सुन लीजिए, बड़ी गंदी आदत संजीव जी, बड़ी गंदी आदत है आपकी बोलने की ना, सुनते नहीं। जब आपकी बात है तो अगर ये बात आक्षेप लगा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ नहीं है। अभी त्रिपाठी जी प्लीज, अब मैं अभी कहूंगा म्यूट कर दो, फिर बाद में कहोगे कि विपक्ष की आवाज दबा दी। सर 1 मिनट सवाल ले लीजिए ना, उन तो उत्तर ले लीजिए, 1 मिनट सवाल आ गया ना। आपने जो सवाल दिए वो तो पूरे कर दो। अब आपने भट्टा पारसोल की बात किया, भट्टा पारसोल में राहुल गांधी जो गए थे उत्तर प्रदेश और नोएडा में शुरुआत करी थी सरकार, उत्तर प्रदेश में किसकी थी, किसके विरोध में गए थे? मोटरसाइकिल में बैठ के, वो नहीं बताएंगे? आंदोलन तो बीजेपी कर रही थी, तो प्रदेश के सरकार बैठी थी, जितना रोटी सेकने के लिए राहुल गांधी गए मोटरसाइकिल में बैठ के। अंजुल के बीच में मत बोलिए प्लीज, बहुत गंदी आ रहा था आपकी बोलने के बीच में, सबके बीच में आ देंगे। उसे मत बोलने दीजिए, पहली बात तो गलत बोलेंगे, सुनेंगे। बसपा की सरकार लिख लीजिए, आपकी बात नहीं तो टॉपिक बोल दिए, आप लिख लीजिए, जो गलत बोला है बता दीजिएगा, मैंने गलत बोला है, मैंने आपको सुना शांति से। तो झूठ बाराबंकी गए थे, 1200 किसान कर्नाटक में भर गए, राहुल गांधी गए थे बेचारे। हिमाचल में इतनी आपदा आई, राहुल गांधी गए थे बेचारे, उनसे गए थे यार, इनसे बुलवा मैं चुप बैठ जाता हूँ। त्रिपाठी जी, बुलवा दो, मैं चुप बैठ जाता हूँ।
आदमी का पेट में ज्यादा दर्द रहता है। कितना बोलूंगा, गद्दार तो तुम वही कांग्रेसी खानदानी गद्दार, हिंदुओं को मरवाने वाले। वो काम जवाहरलाल नेहरू ने करा, इंदिरा गांधी ने करा, राजीव गांधी ने करा, वो राहुल गांधी कर रहा है, और वो संजीव त्रिपाठी कर ले बैठे यहाँ पे। मैं चुप बैठ जाता हूँ। तभी तो डीएनए टेस्ट की बात चल रही है। तुम्हारा डीएनए क्या है? तुम्हारा डीएनए भी देश का है नहीं है, जब तुम्हारा डीएनए भी इटली का है। तो प्रधान अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो उसको समझ के बोला है। आप ये पर्सनल नहीं हो रहे, आप ये पर्सनल नहीं हो रहे। तो संजीव जी से कराइए नहीं, आप प्लीज ऐसे पर्सनल आप नहीं, राजनीतिक लड़ाई आप बिल्कुल पर्सनल हो रहे हैं। सर मैं डीएनए की बात चली है, इस मुद्दे पे आपने शुरुआत करी थी ना, मैं डीएनए पे आ रहा हूँ कि दूसरे का नाम बोलने दो। डीएनए की बात पर कहां? जी आप सवाल पूछिए, क्या पूछिए? सवाल मेरा ये है, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट प्लीज। आपके नेता, आप ये कह रहे हो कि आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, आपके नेता जो कह रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हम कर रहे हैं। जैसे कि वही बात हुई ना कि जैसे सदन के भीतर हेमंत बिश्व शर्मा चुने हुए मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ खाते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ मैं खुलेआम एक तरफा ही पक्ष लूंगा। सदन में कहा उन्होंने, कहा ना। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री जो संविधान की शपथ खाते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर एक मुसलमान आपको थप्पड़ मारे तो आप उसे 100 थप्पड़ मारो। तो फिर संविधान की बात हुई कहां? ये तो सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान हुआ। बता देता हूं आपको। पहली बात तो अगर इतिहास पढ़ेंगे, चाहे मुगल हो या मुसलमान हो, चाहे अंग्रेज हो, इन्होंने कभी आमने सामने की लड़ाई लड़ी नहीं है, हमेशा धोखे पीठ के पीछे लड़ाई लड़ी है। ये तो इनका इतिहास है। आइए अब दूसरी चीज आपने जो बात, कब तक ये जारी रहेगा? सुन तो लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। कब तक ये धर्म युद्ध जारी रहेगा? धर्म युद्ध तो छेड़ रखा है मुस्लिम समुदाय ने। क्या मुंह पर थूक कर आप नहीं देख रहे आप? उसके लिए आवाज भी ना उठाएं। आप जगह जगह आप लैंड जिहाद में जगह जगह आप मकबरे बना दें, आवाज ना लगाएं। तो कभी बेरोजगारी के खिलाफ युद्ध छेड़ा आपने? बिल्कुल। कभी महंगाई के खिलाफ युद्ध छेड़ा आपने? हाँ मुझे पता है। आप कभी शिक्षा को लेकर आपने युद्ध छेड़ा? बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल जी बिल्कुल बोलूंगा, बताता हूँ आपको मैं। इन सब विषयों पर युद्ध छेड़िए ना सर। आप धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ बता रहा हूँ। चलिए मैं शिक्षा के ऊपर बता देता हूँ, चावला टॉपिक की कोशिश कर देता हूँ। चावला जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अमेरिका के पढ़े हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुखिया थे, 64 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा में पढ़ते थे। आज 2.25 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा जो शिक्षा ले रहे हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, 64 लाख और 2 करोड़ प्लस में ये फर्क है। अब आ जाइए उसके बाद में आपको बताता हूँ क्या देते हैं हम लोग। ये 5,000 रुपए। कितनी यूनिवर्सिटी खोली है आपने? नहीं बता देता हूँ, अभी सबसे आ रहा हूँ। बात तो थोड़ी है, बात तो शिक्षा नहीं बताइए ना। शिक्षा में पूछ रहा हूँ आपसे, कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली है आपने? मैं तितर नहीं लागूंगा, मैं तो जवाब दूंगा। मैं भागने भी नहीं दूंगा प्रदीप जी, मैं भागने भी नहीं दूंगा। उत्तर दीजिए ना, कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली आपने? अब कहिए सर, आ रहा हूँ, रुको जरा सबर करो, आ रहा हूँ चावला जी। शिक्षा की बात तो मैंने आपको बताई, पहले नहीं बताई ना, मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे। पर बता तो रहा हूँ, समाजवादी। आप बताइए ना कितनी नई यूनिवर्सिटी आपने खोली? अरे सर मैं आप पूछ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति लेके आए हो, हम लोग समझा दे। मैं पौध से शुरू करता हूँ ना, पौध से शुरू करता हूँ, पेड़ तक आता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना आपको भी, यूनिवर्सिटी भी बताऊंगा आपको, मेडिकल भी बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। सुन तो लीजिए, जब आप पुरानी बातें छेड़ रहे थे बता देता हूँ। अरे समाजवादी पार्टी शिक्षा करते थे, 2 करोड़ बच्चे नहीं करते हैं। कभी मोदी जी कभी दलील में बैठते पढ़ेंगे और बच्चे को 1200 रुपए मिलते हैं। पंडित लोग तो नौकरी दे देंगे। कभी मोदी जी सुना है कि महिलाएं पढ़ लिख लेंगी तो आगे जाएंगी? आपने कभी सुना हो तो इनका सुना दीजिए। योगी जी मोदी जी चाहे चुनावी सभा में हो, संसद के अंदर हो, कटेंगे मरेंगे बटेंगे, हिंदू मुसलमान देश को बांटने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा कभी बच्चों के पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो नेक बनोगे, पढ़ोगे तो नौकरियां दूंगा, इस तरह कोई बयान हो तो जरा बताइए, नहीं तो क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे मैं बोल रहा हूँ, आप चावल सुनना नहीं चाहते। मैं तो एक मिनट धर्मेंद्र जी प्लीज, एक मिनट सबको स्क्रीन पे आप आए तो जरा समझा दे हम लोग क्या है। सबको स्क्रीन पे लीजिए। धर्मेंद्र जी वो आपके बीच में बोले थे, एक मिनट रुकिए प्रदीप जी, एक मिनट, वो आपके बीच में बोले थे धर्मेंद्र जी, नहीं बोले थे ना? सुन रहा हूँ तिलक जी, मुझे काफी देर से मैं वही सुन रहा हूँ। नहीं सर, आपको मैं पूरा मौका दिया, अगर वो आपके बीच में बोले तो आप भी बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
और अगर वो नहीं बोले तो कम से कम उनकी बात को सुनना चाहिए। मैं आपके सवाल को इंप्रूव कर रहा हूं, उनसे सवाल पूछ लीजिए। सर धन्यवाद, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं सर, इतना विद्वान नहीं हूं, जितना मुझे आता है मैं उतना ही सवाल करूंगा। अगर सवाल पसंद नहीं आया वो आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे इतना ही आता है, आपकी तरह इतना विद्वान नहीं हूं सर। अब बांट दीजिएगा ईमानदारी के नाम का सर्टिफिकेट। नहीं, आप विद्वान हैं, आप सभी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपने महंगाई, आपने स्वास्थ्य शिक्षा पर पूछा है, तो एक नई शिक्षा नीति भी लेके आए थे, उसको कहीं हम लोग भी समझा दें, देश भी समझ ले। धर्मेंद्र जी, अभी मैं मदरसे वाली शिक्षा नीति तो पूछूंगा नहीं इनसे, है ना? नहीं, दोनों रुक जाइए सर, मेरे साथ नहीं प्लीज, करोड़ वाले सवाल पर भी पूछ, मेरे साथ नहीं सर, वरना फिर मैं 2012 से पहले 2017 वाली जो शिक्षा नीति थी उस पर भी चर्चा कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल प्रदीप जी, आप कहते हो कि आपने संविधान का जिक्र करते, हाँ मैं उसी का उत्तर दीजिए, ऐड ऑन कर रहा हूं सर, ऐड ऑन कर रहा हूं। मैं कह तो रहा हूं, मैं धर्मेंद्र जी की तरह पढ़ा लिखा नहीं हूं इतना, लेकिन एक मिनट, संविधान ये कहता है, आप जिस संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान ये कहता है, प्रदीप जी सवाल तो ले लीजिए, आप तो ऐसे है नहीं सर, सवाल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ही को तो वक्त दे रहा हूं सर। मैं सवाल भूल जाऊंगा इसलिए कह रहा हूं, 2 मिनट नहीं, आप नहीं भूलेंगे, मैं नहीं भूलूंगा ना, तो आप कैसे भूल जाओगे? 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट। आप संविधान की शपथ खाते हैं, ठीक? संविधान यह कहता है कि राज्य, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र किसी भी आधार पर आप बांट नहीं सकते। धर्मेंद्र जी ठीक है ना इतना? तो नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप लोग संविधान की कॉपी लेकर चलते हो, मैं थोड़ा बहुत इतना नहीं पढ़ा हूं आप लोगों की तरह, लेकिन जितना पढ़ा हूं उतना सवाल पूछ रहा हूं। 1 मिनट, तो फिर ये खुलेआम एक पक्ष की बात क्यों हो रही है प्रदीप जी? जी बोलूं, हो जाऊं बोलना सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 45,000 मदरसे समाजवादी पार्टी कागजों में चला के फंड खा रही थी, क्या वो बंद कराना गुनाह है? 7.5 लाख के बच्चे ऊपर जो कागजों में पढ़ रहे थे मदरसों के, जिनका फंड जा रहा था, वो बंद कराना गुनाह है? अगर बेसिक शिक्षा के अंदर अगर 64 लाख बच्चे समाजवादी पार्टी की सरकार में थे और उस 5,000 रुपए वेंटिलेटर साल का मिलता था, अगर वो बच्चे 2 करोड़ से ऊपर स्कूल के अंदर हो गए, तो क्या ये प्रोत्साहन नहीं है? आज जिला अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग गया, क्या वो काम नहीं है? क्या आज हाईवे बन के जाइए दिल्ली से जरा अलीगढ़ तक जाइए, पहले 8 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे भी नहीं लगते अलीगढ़ पहुंचने में। क्या वो काम गलत करा सरकार ने? आज देश के आज उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में अगर आईसीयू बेड लगा दिए, क्या गलती कर दिए? वेंटिलेटर लगा दिए, गलती कर दी? क्या हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना में मरने दिया? रावला जी, हिसाब तो बहुत बड़ा है, और मैं बोलता चले जाऊंगा मैं। फिर हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हो आप? वहां भी आ रहा हूँ। आज मेरे साथ मुजफ्फरनगर साइड के ही बैठे एक वक्ता जो बैठे हैं, भैंसे चोरी कर लेते थे और काट के चले जाते थे, भैंस चोर, गाय चोर, जानवर चोर, आज खूंटे में बाहर बंद रहती है। आज आप आधी रात को नहर के किनारे से निकल जाओ, तुम्हारा आंख उठा देते हो, तो अब हत्या नहीं होती। अब आइए हिंदू मुसलमान सर, एक मिनट आपने एक मिनट प्रदीप जी, आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। आपने पहले इसी संबल में कहा कि तुर्क बनाम पठान था, ठीक? आपने कहा ना ये तुर्क बनाम पठान वाली लड़ाई, मैंने तो नहीं कहा था। तो फिर अब ये डीएनए वाली बात आ गई कि भाई इनका डीएनए और बांग्लादेश वालों का डीएनए एक ही है। हाँ, वो भी ठीक। तो फिर मोहन भागवत, एक मिनट, आरएसएस संचालक ये क्यों कह रहे थे मोहन भागवत जी कि उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है? मेरी बात समझे ना, मोहन भागवत जी ने कहा ना कि उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, तो फिर ये डीएनए वाला मामला क्यों? क्या पुलिस जो सुरक्षा के लिए है, क्या उससे पत्थर चलाना? नहीं, डीएनए पे रहो ना अभी। अब वही आ रहा हूँ। जो प्रशासन पे जो अशांति के लिए जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो कत्लेआम करने के लिए काम कर रहे हैं, जो घरों को हिंदुओं खाली कराने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं। अब सवाल घुमा के प्रदीप जी, आपने आरएसएस संचालक का जिक्र किया कि सबका डीएनए एक है। मैं वहीं आ रहा हूँ, जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं भागने दूंगा अपने आपको भी। क्या उसके लिए उनका डीएनए टेस्ट नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तानी जिहादी हैं या बांग्लादेश के दिमाग वाले हैं? अच्छा, ठीक। धर्मेंद्र जी 10 सेकंड वक्त खत्म हो गया, प्लीज जल्दी से। मोहन भागवत जी वाली बात पे आ जाता हूँ मैं।
मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी ने कहा, देखिए मोहन भागवत धर्मेंद्र जी प्लीज जल्दी से। नहीं तिलक जी, इनको ये बताइए, ये मुसलमान करके कब तक वोट लेंगे? सच में न मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में, न धर्म खतरे में। राहुल गांधी डॉक्टर अभिषेक प्लीज वक्त जल्दी से डॉक्टर अभिषेक डॉक्टर अभिषेक। देखिए, इन सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा सवाल है एक आम नागरिक के नाते, ये कब तक हिंदू मुस्लिम के नापने में हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे? कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने बिल्कुल सही सवाल कहा। बीजेपी ने कभी भी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, ये सच्चाई है। पिछले 10 साल की उसमें कुछ नहीं किया। ठीक, और त्रिपाठी जी, लंबी चर्चा अभी देखिए ना, नया वर्जन आया, बटेंगे का आगे चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आपके पास आना चाह रहा था, माफी चाहूंगा। धर्मेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, और प्रदीप जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।